हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ये पोर्शन पढ़ने के बाद में हम लोग ने थर्ड पॉइंट स्टार्ट किया है बेंजीन। लास्ट वीडियो लेक्चर में बेंजीन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ चुके थे, मेथड्स पढ़ चुके थे जिससे हम लोग बेंजीन बना सकें। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। देखिए, बेंजीन की केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एरोमेटिक कंपाउंड के एक स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेंजीन या बेंजीन लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन देते हैं जो कि कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर उसके बाद में हम लोग बेंजीन की रिएक्शंस पे आएंगे। यहां लिखिए एरोमेटिक compounds give electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. सभी एरोमेटिक कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, तो बेंजीन भी देता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, सभी एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस किया। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और किसी को रिप्लेस कर देता है, जनरली हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इलेक्ट्रोफाइल्स है क्या। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, और वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग डेफिशिएंट स्पीशीज है ना। वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग, वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। और क्या काम करता है, कहां अटैक करता है? वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बेंजीन रिंग पर होती है। एंड अटैक ऑन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग पोजीशन, अटैक ऑन पोजीशन ऑफ सबस्ट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग पोजीशन, ऐसी पोजीशन पे अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं और वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एरोमेटिक रिंग्स में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है इस बेंजीन रिंग पर। वैसे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी थी, मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते थे। एल्कीन या एल्काइन ने तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो किया था, इनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, इनमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो नहीं करते, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। ऐसा क्यों है? देखो, इलेक्ट्रोफाइल तो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है, बट यहां अगर आपने एडिशन रिएक्शन किया तो एरोमेटिसिटी का तो लॉस हो जाएगा। एरोमेटिसिटी खत्म हो गई तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो जो पहले से स्टेबल है उसकी एरोमेटिसिटी को काहे को डिस्टर्ब करते हो? तो यहां ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, एच को रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल खुद उसकी जगह आ जाएगा। वो रिएक्शंस कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो लिख लीजिए आप लोग, इसे मिटा देता हूं मैं। मतलब ये कहने का ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा
और इलेक्ट्रोफाइल आकर रिप्लेस कर देगा H को। H यहां लगा दिया, सब जगह H है, इस H को रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने H+ को रिप्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कई तरह के हो सकते हैं जो इन रिएक्शंस में यूज होते हैं। ये E+ अगर NO+ होता, NO2+ होता है तो यहां नाइट्रो ग्रुप आएगा, तब इस रिएक्शन को कहा जाएगा नाइट्रेशन। अगर ये E+ कोई हेलोनियम आयन होता है, X+ बन सकता है, तब ये रिएक्शन कहलाएगी हेलोजिनेशन। अगर ये E+ कोई सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फर पे वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ये सल्फोनेशन का काम करता है, सल्फोनेशन। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था ना। अगर कोई R+ हो, मिथाइल+, इथाइल+, तब रिएक्शन कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल कोई इस तरह का हो, एसाइल केटाइन कहते हैं, एसाइलिनियम केटाइन कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। और भी कई तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो हम लोग मेनली यही रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग इस पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, रिएक्शन को बढ़ाने वाले, रिएक्टिविटी को कम करने वाले सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तो केवल बेंजीन पर ही हम लोग बात करेंगे, बेंजीन के अलावा कुछ और बात नहीं करनी है हमें। तो ये आप लोग लिखिए, इसकी मैकेनिज्म बताता हूं किस तरीके से H को रिप्लेस किया गया। लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूं इसे तुम्हें। टॉपिक तो अपना चल रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन, अब वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ये चल रहा है टॉपिक तो, ठीक है। मैकेनिज्म, इसे शॉर्ट में SE भी कहा जाता है, शॉर्ट में SE, E मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक रिंग पर होती है तो AR ऐसे भी कर देते हैं, AR मतलब एरोमेटिक, एराइल ग्रुप पर होने वाली SE रिएक्शन है ना, एराइल ग्रुप पर होने वाली SE रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ARSE रिएक्शन। सुनिए, 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल आया जो कि इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बेंजीन पर तो इक्वल सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहां पर कहीं पर अटैक किया, मान लीजिए इस कार्बन पर अटैक किया, यहां H तो है ही, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये बॉन्ड जो बना हुआ है ये टूट गया, ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से पॉजिटिव चार्ज यहां आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। इस कैटायन में रेजोनेंस पॉसिबल है, ऐसा करने से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे इसमें, यहां पॉजिटिव आएगा, फिर ऑल्टरनेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है आप लोगों को सभी को,
H इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, ये है एरिनियम आयन। इसको इसका हाइब्रिड में बनाता हूं तो ये बनेगा एरिनियम आयन। ऐसा पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दिया जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से कर दिया जाए कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पर भी है, पैरा पर भी है। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल जहां अटैक करता है, ये हाइब्रिड बनाया मैंने, है ना। किसका हाइब्रिड है? इनका हाइब्रिड है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आया, जहां इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइब्रिड है और इस हाइब्रिड को ही कहा जाता है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन। छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में ये पॉजिटिव चार्ज है, वो तो कहीं भी लगा दो, ये इस जगह, इस जगह, इस जगह। यहां से H+ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल लिया। H+ ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जिससे कि वापस एरोमेटिक रिंग बन गई और H+ तो चल दिया। ये रिएक्शन है। जनरली फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, लेकिन मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में बात नहीं करने वाला अभी। तो हम बात करेंगे केवल बेंजीन के बारे में, किस तरह से रिएक्शन किया। ठीक है, लिखो इसे। ये तरीका है इसके लिखने, इसके रिएक्शन करने का। थोड़ा सा मैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस की बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह पढ़े हुए हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बस केवल हल्का फुल्का बात करेंगे। तो इसको तो लिख लो आप, मिटा देता हूं इसे तुम्हें, मैकेनिज्म तो हो गई। अच्छा यार बता ही देता हूं, जनरली ये स्टेप RDS होता है, स्लो स्टेप होता है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक क्यों किया बेंजीन पर? क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। और ये जो कैटायन बना है, ये एरिनियम आयन है, ये कैटायन है। कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला कोई भी फैक्टर आ जाए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला कोई भी फैक्टर आ जाए, रिएक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी। तो यहां रिएक्टिविटी फॉर ARSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट है कौन? एरिनियम आयन, कैटायन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग। कोई ऐसा ग्रुप है जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसी भी तरह से, +m या -m, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला नाइट्रो ग्रुप बिठा दिया जो बेंजीन सी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्टिविटी इंक्रीज, ऐसा कर देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ ARSE इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन? +m बैठा हो तो बहुत अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी बढ़िया, +I वाला भी अच्छा, +I वाला होगा। तो इन ग्रुप्स के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में, -m और -I ग्रुप की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी उसकी कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है।
तो यहां अगर मैं मिथाइल लगा देता हूं तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी बेंजीन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मिथाइल ने हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। मिटाऊंगा मैं इसे, आप यहां तक लिख लोगे, जल्दी से लिखो। कुछ एग्जांपल्स और लेंगे कॉन्सेप्ट बताते हुए, फिर रिएक्शंस पे आएंगे। मिटा देता हूं इसे। रिएक्टिविटी की बात चल रही है फॉर ARSE। तो ये लो एक एग्जांपल देता हूं कि बेंजीन रिंग पर आपने विराजमान किया है OCH3 को, एक है बेंजीन रिंग पर डबल बॉन्ड OCH3, मतलब इस तरह का कंपाउंड है। मैं जानबूझ के एक ऑर्डर में लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ऑर्डर तुम लिखोगे तो भी चल जाएगा, वैसे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा यार। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो हो जाए। जियो से पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। जियो से पढ़ने के बाद में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये लीजिए, यहां पर है एल्डिहाइड और यहां बेंजीन भी तो लेनी चाहिए थी हमें। यहाँ बेंजीन है ना, और यहाँ Cl और यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ नाइट्रो। मैंने जानबूझ के कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स लिए हैं और उन्हीं में मैं कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ। ये कंपाउंड्स हैं, इन सब पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो H को रिप्लेस करेगा, खुद उसकी पोजीशन पे बैठ जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है हम यही चेक करते हैं। देखिए इसने प्लस m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है बेंजीन रिंग पर, इसने भी प्लस m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाई है, इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है। थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया इसमें, यहाँ NH करता हूँ और यहाँ ऑक्सीजन करता हूँ। हाँ, इसने भी इंक्रीज किया प्लस m इफेक्ट से, इसने भी इंक्रीज किया प्लस m इफेक्ट से, इसने हाइपर कॉन्जुगेशन से इंक्रीज किया है। क्लोरीन का मेनली माइनस I इफेक्ट होता है, रिएक्टिविटी कम करता है। एल्डिहाइड तो माइनस M इफेक्ट लगाता है, नाइट्रो भी माइनस M इफेक्ट लगाता है। माइनस M का मतलब रिएक्टिविटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इन सब में सबसे बढ़िया प्लस M इफेक्ट तो इसी का होगा, क्योंकि नाइट्रो ने, ये जो नाइट्रोजन है इस पोजीशन का, वो एरोमेटिक रिंग को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही रहा है, लेकिन पीछे से कीटोन इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना, तो उसको भी C डबल बॉन्ड को भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। तो बेंजीन के लिए तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ही हैं, मतलब रिएक्टिविटी तो बढ़ाई ही है। अब नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में यहाँ की सिचुएशन तो एक जैसी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, सबसे ऊपर ये, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम, ऑक्सीजन की थोड़ी और कम, और हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस M में तो प्लस M ज्यादा इफेक्टिव होता ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। बेंजीन बिल्कुल बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले आ गए तो रिएक्टिविटी कम करेंगे। एल्डिहाइड कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, नाइट्रो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो रिएक्टिविटी भी उसकी कम होगी। ये ऐसे वन नहीं है, इसी में कर लेने दो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, और भी कंपाउंड हो सकते हैं। जो बेंजीन से पहले आ रहे हैं वो तो है एक्टिवेटेड, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। एक्टिवेटिंग का मतलब जिन्होंने रिएक्शन के लिए बेंजीन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी बढ़ा दी बेंजीन की, एरोमेटिक रिंग की। तो ऐसा ग्रुप जिसने रिएक्टिविटी इंक्रीज की है बेंजीन के रेस्पेक्ट में, तो वो तो है एक्टिवेटिंग ग्रुप, या एक्टिवेटेड रिंग भी कह सकते हो। एक्टिवेटेड
रिंग्स, और जिन्होंने बेंजीन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी कम कर दी है वो है डीएक्टिवेटेड रिंग कर देता हूं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं? जिन्होंने एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज किया है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? जो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। कौन से रिएक्शन के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ग्रुप्स व्हिच कैन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग with respect to benzene are called activating groups, similarly deactivating groups। हो गया। और एक और होता है पॉइंट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वो क्या होता है? डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं उनको भी समझना। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। कोई भी ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम लगा रहा है, ये फिनॉल है, ये प्लस एम लगा रहा है ना, लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को, फिनॉल ही नहीं कोई भी प्लस एम वाला ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो प्लस एम वाला ग्रुप हो जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो आप सोचो जरा, इसने रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की है ना ऑर्थो पे। आप बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाई थी जीओसी में, जीओसी 1 में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लस एम वाले ग्रुप ने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। यहां OH की ही बात नहीं है, यहां कोई भी ऐसा ग्रुप हो, Z कर देता हूं, जो प्लस एम है, उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है वो कहां अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा? इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया? मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए किस तरह का डायरेक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करने के लिए कहता है? ऑर्थो पैरा पे। तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो डायरेक्टिंग ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और एक और होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा तो एक साथ ही आएंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में कौन सा ग्रुप आते हैं? सारे के सारे प्लस एम, जिनका प्लस एम इफेक्ट है, जिनमें भी है, किसी में भी प्लस एम इफेक्ट है, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप्स भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और प्लस आई वाले ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग कौन है? जो माइनस एम इफेक्ट रखते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट हो, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। जरा समझना, प्लस एम को तो मैंने समझा ही दिया ना कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएगा। तो ये तो कौन सा ग्रुप हुआ? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसको एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए नाइट्रो जैसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, या एल्डिहाइड कीटोन है, मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, माइनस एम वाला ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा रहेगा, इस कारण से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। रेजोनेंस करेगा तो कभी इस पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब मैंने एक ही स्ट्रक्चर में बना दिया, आप समझ तो गए होंगे। इस कीटोन ने, इस एल्डिहाइड ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ये इन पॉजिटिव पे अटैक थोड़ी ना करेगा, ये तो वहां अटैक करेगा जहां थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, यहां कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आके अटैक कर सकता है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, कि इलेक्ट्रोफाइल को कह रहा है कि मेरी मेटा पोजीशन पे अटैक कर, ऑर्थो पैरा पे तेरे लिए सही नहीं है। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। ठीक है।
अब मैं आप लोगों को प्लस एम पढ़ा चुका हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा चुका हूँ, तो ये ग्रुप्स भी आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। जीओसी के अंदर हम लोगों ने ये बात कर ली है। ऑर्थोपैराडाइक्टिक ग्रुप्स में कौन आएगा? इसमें बहुत सारे ग्रुप आएंगे, बहुत सारे हैं। OH है, OR है, और OC डबल बॉन्ड OR बेंजीन से जुड़ा हुआ हो तो, या फिर NH2 है, NHR है, या विनाइल ग्रुप भी होता है, या फिर और में सभी तरह के एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, एटसेट्रा। हेलोजेंस भी होते हैं। हेलोजेंस का भी हालांकि डीएक्टिवेटिंग नेचर है, लेकिन हेलोजेंस भी प्लस एम वाले हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये सभी ऑर्थोपैराडाइक्टिक हैं। हेलोजेंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी ऑर्थोपैराडाइक्टिक हैं। मेटा डायरेक्टिंग में कौन है? जो इलेक्ट्रॉन खींचना ही जानते हैं, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन। अगर ये बेंजीन रिंग पर हो, हालांकि चैप्टर हम लोग बेंजीन पढ़ रहे हैं, केवल बेंजीन पे ये ग्रुप्स नहीं पढ़ रहे हैं, नाइट्रो बेंजीन नहीं पढ़ रहे हैं, बेंजील्डिहाइड नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में। शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन, सल्फोनिक एसिड, है ना, और भी बहुत से ग्रुप हो सकते हैं, COOH, COCl, CONH2 और NR3+, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, यही नहीं है। ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल इनकी मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। ये मैंने बहुत समरी में बताया है, डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे टेंशन मत लो, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये तो हो गई रिएक्शंस, मतलब इनके डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस की बात। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, और बेंजीन के बाद में छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट बताने हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लिखो जल्दी से, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं ग्रुप्स भी बताता हूं कौन सा नाइट्रेशन करता है, किसी की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब मैं रिएजेंट्स की बात करूंगा कि नाइट्रेशन कराने हो तो कौन सा रिएजेंट चाहिए, सल्फोनेशन कराना हो तो किस रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। अब बात करते हैं रिएजेंट्स की। तो उन रिएजेंट्स को पढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं कुछ। फर्स्ट कॉलम तो होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड, उस रिएक्शन के लिए नेम होगा। फिर मैं बनाता हूं 4 कॉलम्स बनाओ, आप 4 कॉलम्स बनाओ। और ये देखो, मैंने बोर्ड के 2 पार्ट कर दिए हैं। ये बोर्ड का सेंटर पार्ट है, मैं दोनों तरफ लिखूंगा, आप तो एक ही तरफ लिखते हो। इधर मैं 4 कॉलम बनाऊंगा, रुक जाओ ना, तुम नहीं गलती करोगे। फर्स्ट, सेकंड कॉलम बड़ा है, थर्ड कॉलम छोटा सा है, फोर्थ भी छोटा है। ये 4 कॉलम हो गए, उधर बाद में बनाएंगे। ये बढ़िया नहीं भाई, लाइन लाइन सीधी बनानी चाहिए यार। सुनो, फर्स्ट में तो आप लिखोगे नेम ऑफ रिएक्शन। नेम ऑफ रिएक्शन दिखाई भी दे रहा है, ये तो ज्यादा ही उस तरफ चला गया। 1 मिनट, मैं इसे सेट करता हूं वापस। सेट कर रहा हूं, रुको ना यार, तुम टेंशन काहे को ले रहे हो। सब गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है। हाँ सुनो,
यहां नेम ऑफ रिएक्शन है, यहां वो रिएजेंट लेंगे जिसका आप यूज करने वाले हो उस रिएक्शन के लिए, यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है वो बता दूंगा, और यहां प्रोडक्ट की बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बेंजीन पे या किसी एरोमेटिक रिंग पे जाके जुड़ेगा, H को निकाल देगा और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट ये बनेगा। अब NO2 प्लस बनता कैसे है, कौन रिएजेंट है जो NO2 प्लस बनाते हैं, तो याद रखिएगा। अब लर्न करने का है कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रेशन करने वाला एजेंट है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करेगा। कैसे बनाता है नाइट्रोबेंजीन, देखिए कि नाइट्रिक एसिड H2SO4 के साथ में इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, जिसमें NO2 प्लस बनता है, H2O बनता है, HSO4 माइनस बनता है, और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पे जुड़ जाएगा और एरोमेटिक बेंजीन ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है। दूसरा एक है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ट्रिक एसिड कुछ भी नहीं है यार फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में, वही है, मतलब अल्ट्रा प्योर फॉर्म में है नाइट्रिक एसिड, जिसमें से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलती रहती हैं, इसलिए बोल दिया फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में इस तरह का इक्विलिब्रियम होता है HNO3, और इस तरह का इक्विलिब्रियम चलता है इसमें कि NO2 प्लस बनता है प्लस NO3 माइनस बनता है और H2O, ये 2 मॉलिक्यूल्स का इस तरह से इक्विलिब्रियम चलता है और ये इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होता है। N2O5 में भी NO2 प्लस बनता है, इस तरह का इक्विलिब्रियम रहता है इसमें भी माइनस, और भी बहुत से होते हैं, इतने ही नहीं हैं। तो ये सभी रिएजेंट में से कोई सा भी रिएजेंट यूज किया जा सकता है नाइट्रेशन के लिए, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो ये तो थी नाइट्रेशन की बात में। अब सल्फोनेशन का लेता हूं। सल्फोनेशन भी बिल्कुल सिंपल सा है। सेकंड है सल्फोनेशन में सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है, ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है और 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होने के कारण सेंट्रल एटम सल्फर पे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और एरोमेटिक रिंग पर जब अटैक करता है तो ये सल्फोनिक एसिड बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। AR मतलब एरोमेटिक रिंग बोल दिया मैंने। होता क्या है, मेनली आप लोगों को मिलेगा कॉन्संट्रेटेड H2SO4। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 में ये इस तरह का इक्विलिब्रियम होता है, इसमें होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरीके से HSO4 माइनस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरीके से होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करती है। अगर बेंजीन रिंग पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाए तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है वो बेंजीन पे अटैक करती है। दूसरा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है ओलियम। ओलियम मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 इसमें भी सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व्ड स्टेट में है H2SO4 के साथ में।
और ये बेंजीन पे अटैक करेगी तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये टेबल बंद हो गई, बंद नहीं हुई, अभी थर्ड पार्ट आएगा, यहां लिखूंगा मैं थर्ड पार्ट। फर्स्ट कॉलम तो था ही, ये सेकंड कॉलम, थर्ड सेकंड थोड़ा बड़ा करना था। और आगे तक जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, यहां नेम ऑफ रिएक्शन है, नेम ऑफ रिएक्शन में थर्ड रिएक्शन आएगी। थर्ड रिएक्शन है हेलोजिनेशन, 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 ऐसे दो पार्ट में लिख रहा हूं। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल आता है हेलोनियम आयन, और ये हेलोनियम आयन बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, H को निकालेगा, हेलोबेंजीन बनेगी। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कोई भी हो सकता है। रिएक्शन किस किस तरह का रिएजेंट ले सकते हैं? X2 लेते हैं, हेलोजन लेते हैं, X2 का मॉलिक्यूल लिया और उसमें डाल दिया लुईस एसिड। तुम्हें पता है कि लुईस एसिड क्या होते हैं? अरे आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके होंगे। लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना। तो ये लुईस एसिड, कई तरह के लुईस एसिड यूज करते हैं यहां पर, ज्यादातर केस में तो AlX3 मिलेगा आपको, एल्युमिनियम ट्राइहलाइड, बढ़िया लुईस एसिड है, बहुत अच्छा। वरना इसकी जगह हो सकता है कि आप लोगों को FeX3 मिल जाए या BX3 का यूज हो, और भी कई तरह के लुईस एसिड मिल सकते हैं। और लुईस एसिड्स का काम क्या है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो यहां से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड, X और La कर देता हूं लुईस एसिड। लुईस एसिड ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, यहां डोनेट किया इसने, यहां एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो सकता है कि ये X अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ले ले और यहां X पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। देखो भाई, एडजस्ट करना पड़ता है तुम्हें भी। ये बनेगा X+, और X+ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बेंजीन के प्रेजेंस में X+ बनते ही तुरंत बेंजीन पर रिएक्शन कर देगा, तो क्लोरोबेंजीन बनेगी। यहां क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं क्लोरीन यूज कर लेता हूं, कई तरह का कर सकते हैं, कई तरीके से। जैसे क्लोरीन यूज किया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो AlCl3 ने Cl- को एब्जॉर्ब किया, फाइनली Cl+ बना, AlCl4- बना, ऐसे ये इलेक्ट्रोफाइल बना। ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, ब्रोमीन के साथ कई बार Fe लिखा हुआ मिलेगा, तो टेंशन मत लेना, Fe इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ब्रोमीन एक्सिस में लिया जाता है, और Fe के साथ रिएक्शन करोगे तो पहले तो FeBr3 बन जाता है, और ये FeBr3 जो कि एक लुईस एसिड है, ये FeBr3 बचे हुए ब्रोमीन पर फिर रिएक्शन करेगा और Br+ बना देगा, और एक Br- को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि FeBr4- बन जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ICl है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इसमें AlCl3 डाल दिया, तो इसमें Cl- निकलेगा कि I-, तो ऑब्वियसली Cl- भाई, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, तो Cl इलेक्ट्रॉन ले जाएगा खींच के, तो यहां I+ बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल I+ होगा, और AlCl4- इस तरह से बनेगा। इन सभी रिएक्शन में X+ बनता है, Cl+ या Br+, और जाके बेंजीन पर अटैक कर लेता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये तीसरी बार मैंने आप लोगों को बताया है। जब एल्केन पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन थी तब भी ऑर्डर यही था, जब एल्कीन पर हेलोजेंस का एडिशन था तब भी ऑर्डर यही था, और बेंजीन पर भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही है। लिखिए, ये हेलोजनेशन हो गया। हेलोजनेशन के बाद में हम लोग लेते हैं फिर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड देन फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां तक लिख लीजिए। आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो सर क्या पता क्या करवा रहे हैं, पर मैं अभी तो स्टार्टिंग में आप लोगों का बेस तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, और फिर किस तरह से अटैक करेंगे। अब उन रिएक्शंस को ले लेंगे हम लोग। रिएक्शंस तो आसान है, बस प्लेटफॉर्म ये तैयार हो जाए। अच्छा करो, इसे करो। 4th रिएक्शन पे आते हैं फिर।
ये थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, मैं बड़ा लिखता हूं थोड़ा, इसे मिटा देता हूं, ये लो। तो अब फोर्थ लेते हैं। अब मैं एक ही तरफ कर रहा हूं सारा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेंगे। ये तो नेम ऑफ रिएक्शन है ही यहां पर। फोर्थ लेंगे अब हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन लेंगे पहले। एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एल्काइलेशन में R प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, मिथाइल प्लस इथाइल प्लस, इस तरह से कोई इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और प्रोडक्ट क्या होगा? एरोमेटिक रिंग पर H को रिप्लेस करके R ग्रुप आ जाएगा, है ना। यहाँ नेम ऑफ रिएक्शन, यहाँ रिएजेंट, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ प्रोडक्ट। अब ये R प्लस बनता कैसे है, उसके भी हमारे पास में 3-4 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि RCl की रिएक्शन करा दो लुईस एसिड के साथ में। AlCl3 बढ़िया लुईस एसिड है, अभी बताया था जैसे। तो ये Cl माइनस को निकाल देगा, जैसा अभी कुछ देर पहले कर रहा था। तो यहां से Cl माइनस निकल जाएगा, R प्लस बनेगा और Cl माइनस AlCl3 के साथ चला गया, AlCl4 बन गया। लेकिन यहां इस चीज का ध्यान रखिएगा कि R प्लस यहां वो नहीं बनते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। कैसे? कि यहां जो RCl है, नोट डाल के लिख लो इसे, ये RCl हैं, वो क्या नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? वो ये नहीं हो सकते कि कहीं डबल बॉन्ड पर Cl लगा हो ना, ये ना चल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर यहां से Cl निकल गया तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड पे S कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज वहां स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये Cl को निकलने नहीं देता है। AlCl3 आएगा, कहता रहेगा भाई मुझे दे दे Cl, लेकिन ये निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में उस कैटायन की स्टेबिलिटी सही नहीं है, स्टेबल नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड पे या किसी ट्रिपल बॉन्ड पे अगर Cl जुड़ा हो, ये भी डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक रिंग से भी अगर Cl जुड़ा हो, तो AlCl3 इस Cl को निकाल नहीं पाता है, क्योंकि कैटायन डबल बॉन्ड पे नहीं बनता है। एक तो ये बात है। याद करो, ब्रिज हेड पर कैटायन अनस्टेबल होता है। अगर आपने यहां से Cl निकाल दिया तो कैटायन अनस्टेबल बनेगा, तो यहां भी कैटायन नहीं बन पाता है। एंटी एरोमेटिक कैटायन भी तुम जानते ही हो कि यहां से Cl माइनस निकल गया तो कैटायन बनेगा, कैटायन में 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, अनस्टेबल बनेगा। तो ये वाले RCl का यूज नहीं कर सकते, इनका यूज नहीं कर सकते। कोई एल्काइल होना चाहिए, डबल बॉन्ड पे Cl नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड पे नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मेथड है R प्लस बनाने का। ये रहा एल्कोहल, इस एल्कोहल में डाल दिया जाए एसिड। अब एसिड के फॉर्म में कई बार H2SO4 मिल सकता है आपको, हो सकता है H3PO4 मिल जाए, हो सकता है HF मिल जाए। HCl यूज नहीं करते, HBr यूज नहीं करते, जबकि अच्छे एसिड है वो। तो आपको याद हो तो एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, खैर आपने अभी पढ़ा नहीं है, पर HF लिया जाता है। या फिर है ना, इसकी जगह BF3 ये लुईस एसिड भी यूज कर लिया जाता है। इनमें से किसी का यूज कर लें तो कुल मिला के एसिड का H प्लस आएगा इस लोन पेयर पे, इस तरह से। इस लोन पेयर के साथ में उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और यहां से H2O निकल गया इलेक्ट्रॉन लेकर, और R प्लस चिल्लाता रह गया भैया मत जाओ, लेकिन निकल गया ये। तो इस तरह से R प्लस बन सकता है। एक और मेथड है, ये एल्कीन है और एल्कीन पर एसिड डाल दो आप। एसिड में वही बताया मैंने, H2SO4 डाल सकते हैं, H3PO4 यूज कर सकते हैं, HF का यूज कर सकते हैं। तो ये H प्लस आएगा कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर H प्लस के एडिशन से कैटायन बनेगा, बीच में ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा, वो R प्लस ही तो है, बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये इन इलेक्ट्रोफाइल्स का यूज कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा इनमें। ये जो R प्लस बने हैं, मिथाइल वगैरह जो भी बने हैं, इनमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। इन कार्बोकैटायंस।
ठीक है, इन रिएक्शन में जो कैटायंस बनेंगे उनमें रिएजमेंट पॉसिबल है। एक और लूंगा, फिफ्थ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां तक तो लिखो आप जल्दी से, कंप्लीट करो। मिटा देता हूं इसे तो मैं, फिफ्थ लेता हूं यहां पर, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें एसाइलिनियम आयन बनता है, सी डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहोगे सर डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था, फिर यहां क्यों बनाया? तो यहां इसलिए बनाया कि लोन पेयर इस कैटायन को स्टेबलाइज कर देता है रेजोनेंस करने के कारण, इस कारण से ये कैटायन बन जाता है, वरना बनता नहीं। और ये इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पे जाएगा, बेंजीन के H को रिप्लेस कर देगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और उस पर R, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये R प्लस ये कैसे बनते हैं? एसाइलिनियम आयन बनता कैसे है? तो एसाइलिनियम आयन बनाने के कुछ मेथड्स हैं। RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड में लुईस एसिड डाल दो, तो लुईस एसिड इस Cl माइनस को निकाल ले जाएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस बनेगा और AlCl4 माइनस बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये R प्लस बनाने का मेथड हो गया। सेकंड मेथड है एसिड हैलाइड की जगह एनहाइड्राइड का यूज कर लें। ये एनहाइड्राइड है, थोड़ा सा मैंने ऐसी तरह से लिख दिया इसे, इसमें लुईस एसिड डाल दिया, तो लुईस एसिड इस Cl इसको एसिटेट को बाहर निकाल ले जाएगा, कार्बोक्सिलेट को इलेक्ट्रॉन के साथ में, और ये बना प्लस, और ये O माइनस ने AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना RC डबल बॉन्ड O प्लस और RC डबल बॉन्ड O माइनस ने AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लिया, यहां माइनस आ गया, इस तरह से ये भी प्लस बन गया एक। और मेथड सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड जानते होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, वीक नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहां से OH निकालेगा, ये H2SO4 ले सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फिर भी चल जाता है यहां पर, तो H प्लस आएगा, इस लोन पेयर पे बैठेगा और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। जब H2O के फॉर्म में ये निकल जाएगा तो प्लस बन जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो H प्लस निकालता है ना, एसिड का काम है H प्लस निकालना, इसने तो OH माइनस निकाल दिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही ये काम कर सकता है कि इस एसिड इसके सामने से OH को निकाल ले जाए, वरना ये नॉर्मल नहीं हो सकती थी। तो कुल मिला के R प्लस बना, बेंजीन पे रिएक्शन करे और कीटोन बना देगा। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में हो सकती है। अब बेंजीन की रिएक्शंस की बात करते हैं, नाइट्रेशन की बात करते हैं, सल्फोनेशन की बात करते हैं। यहां तक तो लिख लीजिए, केवल बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे अब, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब सबके नेम अलग अलग लिख के तो मजे नहीं आएंगे यार। ये रही बेंजीन,
कुछ रिएक्शन पुरानी पड़ी हुई है, कुछ रिएक्शन नहीं आएगी, वो रिएक्शन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जैसे बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया जाए निकल के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर, तो ये तो गलती है। रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, बेंजीन पर हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। बेंजीन पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए अगर इसका हाइड्रोजनेशन करना है हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं होता तो मैं मना कर देता। हाई टेम्परेचर पर होता है और बेंजीन पर हाइड्रोजन आएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। मैंने 3 हाइड्रोजन डाल दिए, अब लिख के नहीं दूंगा, तो क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, हीट वीट करा है, जब जाके एरोमेटिसिटी को भी तोड़ दिया आपने, तो ये रिएक्शन हो गई हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन पर ओजोनोलाइसिस भी रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, उसे हीट करना पड़ता है। ओजोनोलाइसिस होता है रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, 2 तरह का। मैंने फर्स्ट लिया है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला, टोटल 6 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब क्या बनेंगे जरा देखो, पड़ी हुई रिएक्शन। इस कार्बन पे तो H तो है ही, उसे मैं शो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस कार्बन पे डबल बॉन्ड टूटने से यहां C डबल बॉन्ड O बनेगा, एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड ऐसा बनेगा, और तीनों मॉलिक्यूल इक्वल होंगे, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO 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 को कहा जाता है ग्लाइऑक्सेल, ग्लाइऑक्सेल कहा जाता है। ये बाउंड्री लाइन बना देता हूं इस बेंजीन के लिए, टेढ़ी बनी है, जाने दो, ग्लाइऑक्सेल। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस याद हो आप लोगों को, ओजोनोलाइसिस किया हाई टेम्परेचर पे, लो से काम नहीं चलने वाला, और फिर H2O डाल दिया या फिर H2O2 डाल दिया, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड नहीं बनता, एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो इसमें बनेगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये मत पूछना सर ये कॉमन नेम लर्न करने पड़ेंगे क्या, ये क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछ रहे हो आप लोग। मैं आप लोगों को बोल भी रहा था पहले भी कि है ना, कॉमन नेम तो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे आज नहीं तो कल, इसलिए कॉमन नेम्स मैंने लिखवाए भी थे स्टार्टिंग में। कॉमन नेम्स आप पढ़ो पढ़ो फिर पढ़ो, अब जब ये कॉमन नेम्स आने लगेंगे तो दिमाग में बैठेंगे, ऑक्जेलिक एसिड दिमाग में बैठेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। अलग से नहीं लूंगा, इसी में लेता हूं नाइट्रेशन। देखो सुनो ध्यान से, मैंने अभी नाइट्रेटिंग एजेंट बताया था, कौन सा बताया था? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी कुछ देर पहले ही बताया है। ये नाइट्रेटिंग एजेंट बेंजीन का नाइट्रेशन करेगा और नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन किया जाता है तो केवल 1 नाइट्रो ग्रुप आता है, लेकिन हीट करें तो 2 नाइट्रो ग्रुप और 3 नाइट्रो ग्रुप भी आते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से मोनोनाइट्रोबेंजीन बनता है। लेकिन आपने यही मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया होता तो 2 नाइट्रो आएंगे। अब सुनना, 2 नाइट्रो कैसे आया? 1 नाइट्रो तो आ ही गया, अब दूसरा नाइट्रो आएगा। दूसरा नाइट्रो कहां आएगा? सुन लीजिएगा, नाइट्रो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, -m ग्रुप है। थोड़ा दूर दूर बनाऊंगा यार, दिख देखो ये नाइट्रो आ गया एक। तो मैंने कहा नाइट्रो एक -m वाला ग्रुप है। -m ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, पॉजिटिव चार्ज यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, इसलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है।
अब अगला NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस ही तो होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो अगला NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे। तो डाई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे डाई बनता है, 150 के ऊपर ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ गया? ये लर्न करने का है, डाई नाइट्रो तो यही बनेगा, बस 100 डिग्री सेल्सियस से बनता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड वही नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 को 150 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाए तो ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है, 3 नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे बेंजीन पर, ये बनेगा। अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाए, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और स्ट्रांग होता है, नाइट्रेशन में माहिर है, तो इसके साथ इसका यूज तो कंप्लीट नाइट्रेशन में ही किया जाता है, हीट करने पर ये ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनाता है इस तरह से। या तो इस कंपाउंड को आप बोलोगे 1,1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, सिस्टमैटिक नेम, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोबेंजीन। सिमेट्रिकल में बिल्कुल ऑल्टरनेट है ना, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी इसके लिए कहा जा सकता है। अब सल्फोनेशन की बात करता हूं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाए तो सल्फोनेशन होगा। इसे नाइट्रेशन कहा जाता है, ये तो लिखवाना ही भूल गया मैं, ये सारी रिएक्शन नाइट्रेशन थी। तो यहां क्या होगा, सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हालांकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उससे मैं अलग से बता दूंगा। चलो यहीं बता ही देता हूँ, रिएक्शन नंबर 10 लिखने से पहले डीसल्फोनेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करें ना इस कंपाउंड को, तो वापस बेंजीन बन जाता है। बेंजीन को डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करें, डाइल्यूट तो वाटर से ही करें, तो H+ वापस आएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये बेंजीन बना और सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन गया। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में रिएक्शन करें तो सल्फोनेशन होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस डायरेक्शन में रिएक्शन को फॉलो कराएगा, बढ़ाएगा, और डाइल्यूट वाला नाइट सल्फ्यूरिक एसिड होगा या डाइल्यूट एसिड होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इस जगह। मतलब सल्फोनेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड से, और डीसल्फोनेशन होता है मतलब सल्फर बाहर निकलता है तो डाइल्यूट से होता है, डीसल्फोनेशन। इसलिए मैंने ये कहा था कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, मीडियम कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड में बढ़ती है, ये सल्फोनेशन है। अब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को लेते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को लेंगे, यही ले रहा हूं मैं एक साथ ही, अब ऐसा नहीं अलग अलग लिखूं फिर नेम लिखूं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन फिर उनके एग्जांपल्स दूं, ऐसे नहीं, जल्दी से लिखो यहां तक। तो रिएक्शन नंबर 10th, हेलोजनेशन बच गया, अभी तो हेलोजनेशन भी लेंगे। बेंजीन की रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 10th की बात चल रही थी यहां पर। हेलोजनेशन, क्लोरीन से रिएक्शन किया FeCl3 के प्रेजेंस में तो Cl+ बनेगा, और जिस या क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। भाई इसमें Cl+ बनेगा, Cl+ ने H को हटा दिया, खुद उसकी जगह बैठ गया, और एक H जो है वो इसके Cl- के साथ चला गया। FeCl3 तो कैटलिस्ट है, AlCl3 जो होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं यहाँ पर। Br
प्लस Fe की प्रेजेंस में, अभी मैंने बताया था Br Fe की प्रेजेंस में पहले FeBr3 बनाएगा, फिर Br प्लस बनेगा, बेंजीन बनेगा, और इस तरह से रिएक्शन होगी, क्लोरोबेंजीन। ये हेलोजनेशन के एग्जांपल्स ले रहा हूं अब मैं। ICl से रिएक्शन करें AlCl3 के बेंस में, तो सोचो आयोडीन बेंजीन पे जुड़ेगा कि Cl माइनस। Cl माइनस तो AlCl3 के साथ निकल गया था, तो I प्लस बना था, I प्लस ही इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ आयोडीन प्लस आएगा, और जिस H प्लस को यहाँ से निकाला है वो यहाँ के Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा, यहाँ भी HBr बनता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एडिशन की रिएक्शन है। अगर क्लोरीन को एक्सिस में डाला जाए, मतलब 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल डाले जाएं, सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाए, तो ध्यान से सुनना, बेंजीन नॉर्मली तो कौन सी रिएक्शन शो करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बट पीछे ही पड़ जाओ तो हाइड्रोजनेशन भी बेचारे ने शो किया ही था ना, एडिशन हुआ था, साइक्लोहेक्सेन बना था। सेम वैसी ही रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स तीनों डबल बॉन्ड को तोड़कर, ये डबल बॉन्ड टूटा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा तो जुड़ गया यहाँ Cl यहाँ Cl और Cl जुड़ गया, यहाँ Cl और Cl जुड़ गया, इस तरह का कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मच्छर मक्खियों को मारने में यूज किया जाता है। इसे, इसका जो पर्टिकुलर एक आइसोमर है, गामा आइसोमर, उसका यूज किया जाता है। C6H6Cl6, H है यहाँ पर, दिख नहीं रहे आप लोगों को, H है, तो ये क्या है? ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इससे कई नाम हैं, फेमस लोगों के कई नाम होते हैं, श्री कृष्ण के कितने सारे नाम थे, है ना, तो ये फेमस है, तो कई नेम होते हैं। तो क्या क्या नेम है इसका? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब ऐसा मत बोलना सर हमें तो बेंजीन दिखाई नहीं दे रहा, अरे बेंजीन पे 6 क्लोरीन जुड़ गए, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है शॉर्ट में BHC पाउडर होता है। पहले हम बचपन में DDT पाउडर सुना करते थे, मेरे मम्मी पापा वगैरह बता रहे DDT पाउडर लाओ, यहाँ से चींटियाँ नहीं आएगी, डाल दो, गेहूँ वगैरह साफ करते हैं तब। आप लोगों ने शायद नहीं देखे हो या जैसा भी है, चलो पुरानी बातें नहीं याद करते। तो BHC जो होता है वो DDT की जगह काम लिया जाता है आजकल। DDT भी पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता था, बट उसको बैन कर दिया गया क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है, नुकसान करता है। पहले तो खूब यूज़ किया गया था, है ना, मेरे को याद नहीं है कौन से सेशन, वो एक हरित क्रांति हमने सुना था, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें DDT का खूब यूज़ किया गया। ओ पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ, खूब, है ना, तो इंडिया में तो खूब ही यूज़ किया गया। बाद में पता पड़ा कि भाई ये तो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाकर। आप डालोगे कई दिनों तक, अच्छा बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, बायोडिग्रेडेबल समझ गए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी तरह से रिएक्शन करके और उसको डिकम्पोज किया जाए, ऐसा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होता है। तो एक बार प्लांट्स पे छिड़क दिया, मिट्टी में पड़ा रहेगा बहुत दिनों तक, अगली क्रॉप में भी आएगा, है ना, पानी के साथ उस क्रॉप में आएगा, उसके बीजों में आएगा, उसके फ्रूट्स में आएगा, फिर अगली क्रॉप में भी आएगा, आता रहेगा, तुम्हारे अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं तो, और फिर कैंसर भी प्रोड्यूस करेगा। तो अच्छा तो नहीं है। हमसे कई टाइम पहले USA में इसको बैन कर दिया गया था, पर हम लोगों ने नहीं किया, आंखें नहीं खुली, बाद में किया गया बैन। चलो देर से खुली, सही तो है, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बायोडिग्रेडेबल भी है, ये तो इसका यूज़ किया जाता है, ये है ना, मच्छर मक्खियों को मार भी देगा पेड़ पौधों से या जहाँ से भी, और डिग्रेड भी हो जाता है जब ज़्यादा समय तक पड़ा नहीं रहेगा मिट्टी के अंदर। BHC भी इसे कहा जाता है, लिंडेन भी इसे कहा जाता है, लिंडेन, हंसने की जरूरत नहीं है, नाम है इसका लिंडेन,
और गैमेक्सीन भी कहा जाता है, गैमेक्सीन या गामाक्सीन समझ लेना, गामाक्सीन। इसे 666 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 666, 666, हाँ क्यों? क्योंकि 666 है। और ये पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, यही तो लिखो यार, इंपॉर्टेंट तो यही है। ये तो मैंने लिखा नहीं, तुम तो लिखो, है ना। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। और रिएक्शन नंबर 14 की बात करते हैं, आओ आगे बढ़े। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में जरा देखना R+ कैसे बना था। R+ बनाने के कुछ मेथड्स बताए थे ना, 3 मेथड बताए थे, उन्हीं का यूज कर रहा हूं। मुझे इसको तो अलग से लेना चाहिए था यार, बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी। अब आने वाली 4-5 रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, समझ लेना। ये लीजिए CH3Cl साथ में AlCl3, AlCl3 ने Cl- को निकाला, मिथाइल प्लस बना, मिथाइल प्लस बेंजीन पे जाकर H को रिप्लेस कर देता है और खुद जाके जुड़ गया। इस कंपाउंड को कहते हैं टोलुइन। टोलुइन 15। यहां Cl है, AlCl3 डाल दिया गया, Cl- निकलेगा। अच्छा, साथ में बाई प्रोडक्ट HCl बनेगा। Cl- यहां कैटायन बना ना इस जगह, ये जुड़ गया बेंजीन से। कहा जाता है इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे क्यूमीन भी कहते हैं। क्यूमीन, क्यूमीन नेम है इसका। इस पर रिएक्शन करवाई गई। इस पर रिएक्शन कराने से भी हमने देखा क्यूमीन बना। तो ये क्यूमीन क्यों बना भाई? यहां से तो Cl इस जगह से निकलेगा तो कैटायन यहां बनेगा ना। इसमें तो Cl यहां से निकला था तो कैटायन यहां बना। लेकिन भाई सुनिए, इसमें प्राइमरी कैटायन बना है, इस जगह से एक H शिफ्ट होकर यहां आ जाए तो सेकेंडरी कैटायन नहीं बनेगा क्या? मोर स्टेबल कैटायन नहीं बनाएंगे हम? तो इसमें H शिफ्ट होगा, H शिफ्ट होने से मोर स्टेबल कैटायन बना और उससे वही प्रोडक्ट बना जो ऊपर बना था, क्यूमीन नाम का। एल्कीन पर भी अगर एसिड डाल दिया जाए तो एसिड का H+ यहां आएगा, कैटायन बनेगा। अभी बताया था स्टार्टिंग में, देखो देखें, कैटायन बनेगा और वो कैटायन बेंजीन पे जाएगा तो वही क्यूमीन यहां बनेगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल कैटायन बना और उस कैटायन ने H को निकाल दिया, वही क्यूमीन बना। यहां OH है, H2SO4 का यूज किया, H2SO4 मतलब एसिड का यूज किया, एसिड का H+ आया, OH को निकाल दिया, H+ ने OH- को निकाल दिया, H2O निकला, कैटायन यहां बनेगा, ये बनेगा तो प्रोडक्ट भी यही बनेगा। ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के कुछ एग्जांपल लिए और लेता हूं, यही नहीं रखने वाला मैं। डिफरेंट टाइप की रिएक्शन नहीं है तो सेम टाइप की रिएक्शन है, मुझे हेडिंग डालनी चाहिए थी फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर उसमें ये रिएक्शन रखवानी चाहिए थी। लेकिन जब ये समझ में आ गई तो ये भी आ गई, ये भी आ गई, बिल्कुल वैसे के वैसे रिएक्शन है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। सभी रिएक्शंस को लर्न करने की जरूरत नहीं, कैटेगराइज्ड वाइज रिएक्शन लर्न करोगे। नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, हेलोजनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन में इस टेम्परेचर पे ये है, इस टेम्परेचर पे क्या बना, वो तो लर्न करने हैं। लॉजिक अलग चीज है, लर्न करना एक अलग चीज है। एग्जाम्पल नंबर, रिएक्शन नंबर 19th में बढ़ रहा हूं, बेंजीन की 19th रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन को छोड़ूंगा नहीं, अभी तो कराऊंगा। रिएक्शन नंबर 19th, ये लीजिए, यहां Cl है, AlCl3 डाल दिया, प्रोडक्ट तुम बताओगे। रिएक्शन नंबर 20, कैसे लिख रहे थे इसे, ऐसे लिख रहे थे।
रिएक्शन नंबर 20, यहाँ OH है, इसमें एसिड डाल दिया, प्रोडक्ट तुम बताओगे। यहाँ कोई एल्कीन है, साइक्लो, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटीन बोलेंगे, आइसोब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन में एसिड डाल दिया, प्रोडक्ट तुम बताओगे। यहाँ तक के एग्जाम्पल सभी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के एग्जाम्पल हैं। 5 तो ये रहे और 3 ये रहे, 8 एग्जाम्पल्स लिए हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के। बनाओ जरा, प्रोडक्ट्स बना दो। रीअरेंजमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए, इतना पढ़ा दिया रीअरेंजमेंट मैंने, खूब डिटेल में पढ़ा दिया। बनाओ बनाओ। अब मैं बनाता हूं। Cl निकला था, Cl निकला और कैटायन यहां बना, फिर कैटायन ने रीअरेंजमेंट किया, ये प्राइमरी कैटायन है, यहां से H शिफ्ट होकर यहां आया तो टर्शरी कैटायन बना, वो बहुत अच्छी बात। और ये टर्शरी कैटायन जाकर फिर बेंजीन के H को रिप्लेस करके खुद वहां जुड़ गया। मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल कैटायन से बने। ये बना टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। इस केस में भी H प्लस आया, OH को निकाल ले गया, तो यही कैटायन बना ये वाला। फिर रीअरेंजमेंट हुआ, H शिफ्ट से टर्शरी कैटायन बना, वही प्रोडक्ट बना जो ऊपर बनाया था। इस केस में भी H प्लस आएगा कॉर्नर पे। H प्लस अगर कॉर्नर पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज टर्शरी बनेगा, ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएंगे, ज्यादा स्टेबल कैटायन का ही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, वही मैंने बनाया। ये थे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन सुनो। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता, एसाइल ग्रुप था कोई, ये लीजिए जरा देख लो इसमें एसाइलिनियम आयन कैसे कैसे बना था, हो सकता है तुम्हारे दिमाग से निकल गया हो। इसमें बताओ, मतलब बताना तो क्या है, मुझे ही बताना है, तुम तो देखना है बस। इन सब में रिएक्शन का प्रोडक्ट मुझे बनाना है, तुम्हें नहीं बनाना, मैं बनाऊंगा। AlCl3 ने ये Cl माइनस निकाल दिया, Cl माइनस निकाल दिया तो कैटायन बना। कैटायन ने बेंजीन पर रिएक्शन किया और इसे कहा जाएगा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कहीं भी अटैक करा दो बेंजीन में तो कहीं क्या दिक्कत है, साथ में HCl बनेगा। ये मैं पहले इसीलिए तो पढ़ा चुका हूं कि यहां पे इतना दिक्कत ना है। यहां पे माइनस निकलता है AlCl3 के साथ में और ये प्लस बनता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो माइनस है जिस बेंजीन के H को निकालता है उसको एब्जॉर्ब करके एसिटिक एसिड बना लेता है। मतलब इसका माइनस बना बेंजीन के साथ, इसका कार्बन का प्लस बना, बेंजीन से जुड़ गया। ये O माइनस बना, बेंजीन के H के साथ जुड़ गया, ये बना। इस केस में भी सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H प्लस आएगा, OH को निकालेगा, H2O निकलेगा, कैटायन बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो कुछ बेसिक रिएक्शन मैंने आप लोगों को बेंजीन की बताई, और डिटेल में रिएक्शन 12th क्लास में ही पढ़ेंगे। तो यहां तक लिखूं, मैं सोचता हूं कि आगे तुम्हें पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना चाहिए 11th लेवल पे, लिख लो जल्दी यहां तक। तो भाई हाइड्रोकार्बन में बेंजीन को तो यही बाइंड अप करते हैं, सोच लिया मैंने, क्योंकि और रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तो 12th क्लास में जब एरोमेटिक कंपाउंड एक चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, वहां और भी कुछ और रिएक्शन, मैक्सिमम तो रिएक्शन यही है, 2 4 5 रिएक्शन और मुझे बढ़ानी है। जहां गाटरमान्स रिएक्शन क्या होती है, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन, एल्डिहाइड से रिएक्शन कैसे होती है, वो रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना होगा। तो ये 11th लेवल से तो मैंने काफ़ी अच्छे लेवल तक के पोर्शन इसमें करवा दिया है, बेंजीन की रिएक्शन लेकर डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने बताए। ओके, हाइड्रोकार्बन में इतना ही।